जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी के क्वेश्चन पेपर को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उनके एनालिसिस करने की एक सीरीज हमने स्टार्ट करी है। कल उसका एक फर्स्ट पार्ट वीडियो का अपलोड हो चुका है ऑलरेडी चैनल पे। तो आपसे गुजारिश है कि उसको अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो उसको ज़रूर देख लेंगे, जिसमें हमने 51 से लेकर के 65 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और इस सीरीज को कंटिन्यू करने का पर्पस ये था कि 100 क्वेश्चन की सीरीज को 10-10, 15 या 20, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ताकि आप लोग बिना बोर हुए क्वेश्चन को अच्छे से कंप्रीहेंड कर पाएंगे। और जो समझेंगे उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमारे किस लेवल के एग्जाम रहेंगे और क्वेश्चन हमारे किस टाइप के आते हैं। तो आज के पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। इन 3 years शी ग्रीव, ये एक आपका पोएम है। इसमें आपको बताना है कि द लिटिल गर्ल जो है वो किस तरह से सपोर्टिव थी। तो आप देख पा रहे हैं इन 3 years शी ग्रीव द लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टिव एज। तो आपको बताना है क्या ये स्टार्स के तौर पे सपोर्टिव थी, या ये द फॉन के तौर पे थी, या रिवुलेट्स के तौर पे थी, या फिर आपका द लॉन के टाइप के तौर पे थी। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये 66 में हम देख पा रहे हैं इन 3 years शी ग्रीव द लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टिव एज। तो ये जो पोएम है, इन दिस पोएम 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई ये पोएम है। एंड ही राइट्स अबाउट ल्यूसी, ल्यूसी के बारे में वो लिखते हैं। ये एक तरह का कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है उसकी डॉटर के बारे में, जिसका नाम कैथरीन रहता है। तो इस पार्टिकुलर पोएम के स्टैंजा नंबर 3 की हम लोग बात करें तो वहाँ पे मेंशन किया गया है, शी शैल बी सपोर्टिव एज द फॉन दैट वाइल्ड विद ग्लीव अक्रॉस द लॉन। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है जो है वो निकल के सामने आ रहा है। इन 3 years शी ग्रीव द लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टिव एज द फॉन। यहाँ पे फॉन की बात हो रही है, क्योंकि स्टैंजा 3 जब इस पोएम का पढ़ेंगे आप तो उसमें एज इट इज ये चीज़ दी गई है। तो 66 हमने देख लिया है। हम अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो आपको बताना है द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ये आपका किस फिगर ऑफ स्पीच से लिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मेटाफोर का एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम जानते हैं मेटाफोर है क्या। तो अब वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन इमेजिनेटिव वे, या तो आपका वर्ड है या फिर फ्रेज है, उसको अगर हम इमेजिनेटिव वे में एक काल्पनिक रूप से अगर उसका हम इस्तेमाल करते हैं, दैट शोज दैट somebody's और समथिंग हैज द सेम क्वालिटीज एज अनदर थिंग। यानी कि किसी वस्तु की दूसरे से पूरी तरह समानता दिखाने के लिए किसी भी शब्द का हम काल्पनिक तौर पे जब प्रयोग करते हैं ना, तो वो हमारा मेटाफोर कहलाता है। तो द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। तो यानी जो शीप ऑफ डेजर्ट मतलब जो राजस्थान का या रेगिस्तान का जो जहाज है वो क्या है, आपका ऊंट है। तो ये एक तरह से कंपैरिजन किया गया है दो चीजों को। तो इस तरह के जो सेंटेंस हमें मिलेंगे वो हमारा मेटाफोर का एग्जाम्पल होगा। तो हम जानते हैं कि मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट वन थिंग इज अलाइक अनदर और एक्ट एज अनदर, यानी या तो उसके जैसी होती है या उसकी तरह एक्ट करती है। तो ये द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ये हमारा मेटाफोर का एग्जाम्पल है। 66 हम देख चुके हैं, 67 देखेंगे। बाई होम शैली हैज बीन कॉल्ड एज परफेक्ट सिंगिंग गॉड। तो किसके द्वारा शैली को कहा गया है कि वो परफेक्ट सिंगिंग गॉड है एक तरह की। तो ये स्विमबर्न ने कहा है, या मॉरिस ने कहा है, या रोस्टे ने कहा है, या एंडोल ने कहा है। तो ये चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर 68 में ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका स्विमबर्न, तो इन्होंने कहा है शैली को कि शैली हैज बीन कॉल्ड परफेक्ट सिंगिंग गॉड बाय स्विमबर्न। क्यों कहा इन्होंने, तो थोड़ा सा इनके बारे में बैकग्राउंड जानते हैं। तो इनका पूरा नाम जो था वो एल्गरिन चार्ल्स स्विमबर्न था। इनका जो जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1837 को हुआ था। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। और ये 10 अप्रैल 1909 में इनकी डेथ हुई थी। एंड ही वाज एन इंग्लिश पोएट थे ये एक तरह के। साथ में प्ले राइटर भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे और एक क्रिटिक थे। एंड ही रोट सेवरल novels and collection of poetry such as poems and ballads, and contributed to the famous 11th edition of the Encyclopedia Britannica। तो ये जो आपका 11वां एडिशन निकला हुआ था इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का, तो इसका इन्होंने क्या किया था, कंट्रीब्यूशन दिया था अपना। और ये जाने जाते हैं, बहुत सारे इनके नॉवेल्स रहे हैं और पोएट्री के कलेक्शन रहे हैं, जिसमें आपके पोएम्स और बैलेड्स रहे हैं। तो ये हमारा 68 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। स्विमबर्न को ने कहा था शैली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड। 69 देखेंगे। हु रोट सोहराब एंड रुस्तम। तो ये बताना है आपको कि सोहराब एंड रुस्तम लिखा किसने है। ये आपको इन ऑप्शन में से चूज करके बताना है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है मैथ्यू एर्नोल्ड। तो मैथ्यू एर्नोल्ड जो थे इन्होंने सोहराब एंड रुस्तम लिखा है। इट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय रिटन बाय मैथ्यू एर्नोल्ड, पब्लिश्ड इन 1853 इन हिज कलेक्शन पोएम्स। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि 1853 में मैथ्यू एर्नोल्ड ने अपने एपिक पोएम के कलेक्शन में ये आपका लिखा था सोहराब एंड रुस्तम को। तो 69 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 70 देख पा रहे हैं हम यहाँ पे। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट बी स्वीट इन हिज लिटिल हैंड। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है कि इन चारों में से किसका एग्जाम्पल है। क्या ये ऑक्सीमोरन है, या फिर आपका एंटीथेसिस है, या फिर आपका सेनेक्डोके है, या फिर आपका हाइपरबोले है। तो ये आपको बताना है चारों में से ऑप्शन क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हाइपरबोले का एग्जाम्पल है 70 का। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट बी स्वीट इन दिस लिटिल हैंड। तो इसको हम समझते हैं कैसे है। तो ये इन द अबव लाइंस लेडी मैकबेथ जो होती हैं वो कहती हैं ऊपर लिखी हुई पंक्तियों में दैट किंग्स ब्लड वाज स्मेलिंग इन हर लिटिल हैंड, कि राजा का जो खून से सना हाथ था वो क्या हो रहा था, वो महक रहा था, उससे बदबू आ रही थी। टू गेट रीड ऑफ, इससे बचने के लिए शी यूज्ड ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, उसने क्या किया, अरब के सारे परफ्यूम का इस्तेमाल किया। बट इट डिड नॉट वर्क, लेकिन ये काम नहीं आया। उसके हाथ से जो बदबू थी वो आती रही। और इसको और एक्सप्लेन कर पाते हैं हम। इट इज एडॉप्टेड फ्रॉम मैकबेथ, जो रिटन बाय शेक्सपियर के द्वारा मैकबेथ लिखी गई थी ना, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। एंड हियर द स्पीच वाज स्पोकन बाय लेडी मैकबेथ। और ये जो पार्टिकुलर आपका कोट है वो लेडी मैकबेथ के द्वारा कहा गया था। एंड आफ्टर अटेम्प्टिंग मेनी क्राइम्स बाय हर, शी वाज डिस्टर्ब बाय दैट। स्लोली दिस डिस्टर्बिंग ग्रोन टू अ डिजीज स्लीपिंग वॉकिंग। ड्यूरिंग हर स्लीप वॉक शी यूजेस टू टॉक विथ हर इमेजिनरी हस्बैंड। तो उस वो क्या करती थी सोने के दौरान में, यानी जब वो निद्रा की पोजीशन में होती थी तो वो अपने इमेजिनरी हस्बैंड से बातचीत करती थी। मैकबेथ, she used to talk about her evil deeds done by herself and her husband। तो ये जो इन लोगों ने गलत काम किए होते थे, जो धर्म के विरुद्ध भी इन्होंने गलत बुराइयां की होती थी, उनके बारे में ये बातचीत करते थे। एंड इन द above line लेडी मैकबेथ says that the king's blood was smelling in her little hand. To be free from smell, she used all the perfumes of Arabia, but the smell did not gone from her hand। तो हम ये बात यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल है वो आपका हाइपरबोलिक का एग्जाम्पल होगा। तो 70 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 71 देखिए, हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड। तो किसने पहली बार जो है इंग्लैंड में सोनेट को लेके गए थे, इम्पोर्ट किया था इन्होंने, वो आपको बताना है। क्या सर थॉमस वाइट ने किया था, मिल्टन ने किया था, फिलिप सिडनी ने, या फिर शेक्सपियर ने किया था। तो 71 में हम देख पा रहे हैं कि जो थॉमस वाइटे थे इन्होंने इनके बारे में जानना पड़ेगा थोड़ा सा। ये स्टैंडर्ड लिटरेरी हिस्ट्री सेज दैट सोनेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश, जो आपके सर थॉमस वाइटिन थे 1520s और 1530s में ये इंग्लैंड में सोनेट को लेकर के गए थे। तो हमारा एक नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। एंड फर्स्ट वाइडली सर्कुलेटेड इन इंग्लिश इन द 1557, पब्लिश्ड ऑफ टॉयलेट्स मैकलिन। तो इसमें ये पब्लिश हुई थी। जो आपका, पर ये आप ध्यान रखेंगे कि सर थॉमस वाइटी जो थे ये इंग्लैंड में सोनेट को लेके गए थे। तो हम 71 तक देख चुके हैं। 72 देखेंगे, हु क्वाइंड द फ्रेज पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो किसने ये कहा है पोएट्री जो है ये लाइफ का, जीवन का क्रिटिसिज्म है, यानी आलोचना है, ये आपको बताना है। तो 72 का ऑप्शन जो है हमारा, बाय द फ्रेज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जो एर्नल्ड थे ना, एर्नल्ड बहुत ही मशहूर थे आपके क्रिटिसिज्म के लिए, स्पेशली लाइफ के बारे में जब वो क्रिटिसाइज किया करते थे। Arnold means to say that readers can identify their faults and mistakes for the purpose of rectification by going through poems। तो इनका ये मानना था ना कि एर्नोल्ड्स ऐसा सोचते थे कि जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको सही करने के लिए ये पोएम्स का सहारा ले सकते हैं। दे मस्ट अप्लाई द पावरफुल आइडियाज विच दे पिक्ड अप थ्रू रीडिंग पोएट्री। तो इनका ये भी सोचना था कि जो पोएट्री के द्वारा इनको बहुत ही बेहतर तरीके से आइडियाज मिलते हैं, तो उनका वो इस्तेमाल करके अपने जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है मैथ्यू एर्नोल्ड, ये करेक्ट है 72 में। 73 में देखेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉब फॉर एवर। ये आपको बताना है कि विच ऑफ द किड्स वर्स्ट
टेल्स ओपन्स विद द स्टेटमेंट। तो किड्स की ये कौन सा वर्स है जिससे इस पार्टिकुलर लाइन से शुरू होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉब फॉर एवर। तो पहले हम समझना पड़ेगा हमको 73 के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, एंडीमियन, जो आपका पोएम है बाय जॉन किट्स, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1818 by Taylor and Hesse of Fleet Street in London, and John Keats dedicated this poem to the late poem Thomas Chatterton। तो थॉमस चैटर्टन को इन्होंने डेडिकेट किया था। दिस पोएम बिगिंस विद द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंडीमैन जो पोएम थी, ये इनको लिखने वाले हैं जॉन किट्स, और इन्होंने किसी को ये डेडिकेट किया था अपनी पोएम। एक लेट पोएम थे, मतलब पोएट थे, जो गुजर गए थे, जिनका नाम था थॉमस चैटर्टन। तो इनको इन्होंने, जॉन किट्स ने क्या किया था, डेडिकेट किया था ये पोएम को। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। 74 देखिए, जीबी शॉ वाज बेसिकली नोन एज ए। तो जीबी शॉ को बेसिकली हम किस तौर पे जानते हैं, ये बताना है आपको। सोशल क्रिटिक हैं ये, या फिर ये जर्नलिस्ट हैं, या फिर नॉवेलिस्ट हैं, या फिर आपका ड्रामाटिस्ट हैं। तो हम जानते हैं 74 में देख पा रहे हैं कि द आयरिश लीजेंड हैं, आयरिश के ये जो एक तरह से इनको आप लीजेंड कह सकते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पूरा नाम था इनका, एंड ही वाज अ ड्रामाटिस्ट। तो बेसिकली हमारा ऑप्शन ये डी निकल के सामने आ रहा है। ही वाज अ ड्रामाटिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक, और साथ साथ में क्या थे, ये लिटरेरी क्रिटिक भी थे, इन एडिशन और टू बीइंग अ सोशलिस्ट स्पोक्समैन। तो सोशलिस्ट जो थे आपके स्पोक्समैन भी थे ये, साथ में आपके लिटरेरी क्रिटिक भी थे, और एक बहुत ही बेहतरीन ये ड्रामाटिस्ट भी थे। हिज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस टू लिटरेरी वॉन हिम बाय द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन 1925। और इनके जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसकी वजह से इनको लिटरेचर में क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है 1925 में। वाइल शॉ एक्सेप्टेड द ऑनर, जब इन्होंने अपना अवार्ड को एक्सेप्ट किया था, ही रिफ्यूज द मनी। तो इन्होंने अवार्ड तो लिया था, पर वो पैसे लेने से इन्होंने इनकार कर दिया था। एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज अ फ्री स्पिरिट एंड फ्री थिंकर हु एडवोकेटेड वुमेन्स राइट्स एंड इक्वलिटी ऑन इनकम। तो इनको जाना जाता है कि ये वुमेन्स के जो राइट्स होते हैं, जो औरतों के अधिकार होते हैं, उसके लिए इन्होंने एडवोकेट किया चीज़ों को, वकालत की, इन उनके राइट्स को पे बहस की, उनको उभारा लोगों के बीच में। यानी जो भी उस टाइम में, उस दौर में बुराइयां चल रही थी वुमेन्स के राइट्स को लेकर के, जो डिस्क्रिमिनेशन थे उस पे इन्होंने काम किया था, जिसकी वजह से इन्हें इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ था। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या किया था, वो एक स्पिरिट, फ्री स्पिरिट थे और फ्री थिंकर थे, और इन्होंने एडवोकेट किया था वुमेन्स राइट के लिए, और साथ साथ में इक्वलिटी ऑन इनकम के लिए। मतलब अगर मेन और वुमेन दोनों साथ में काम कर रहे हैं, बट एक का पे स्केल जो ज़्यादा था मेन का और वुमेन का कम था, इसको लेकर के भी इन्होंने एडवोकेसी की थी। तो 74 हम देख पाए हैं। ये 75 देखेंगे, आर्म्स एंड द मेन इज अ सटायर ऑन। तो आर्म्स एंड द मेन जो है वो सटायर किस पे है, लव एंड मैरिज पे है, या वार एंड हीरोइज्म पे है, या मैट्रिमोनियल आपका मैरिडिजमेंट पे है, या फिर वार एंड म्यूचुअल हॉस्टिलिटी पे है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 75 का। ये थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। आर्म्स एंड द मैन रिप्रेजेंट अ होल वर्ल्ड where the practical man who lives with no illusions and no poetic views about either love or war is shown to be the superior creature। यानी कि वार एंड हीरोइज्म की बात हो रही है इस पार्टिकुलर सटायर में, जो कि जिसका नाम है आर्म्स एंड द मैन। तो ये अगर पूछे आपके एग्जाम में कि आर्म्स एंड द मैन जो सटायर है वो किस पे बेस्ड है, उसकी थीम क्या है, तो ये हमारा वार एंड हीरोइज्म जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The famous poem, "The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep" is written by। तो आपको बताना है कि पोएम ये एक फेमस पोएम है जिसकी पंक्तियाँ ली गई हैं। द वुड्स आर लवली, जो लकड़ियाँ हैं वो बहुत प्यारी हैं, डार्क हैं और डीप भी हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, उसको रखने का प्रॉमिस किया है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो ये सोने से पहले ये मीलों और चाहते हैं आगे। तो ये जो आपकी पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे 76 में जो करेक्ट आंसर है, ये रॉबर्ट फॉस्ट ने इस पोएम को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। हु इज नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका। तो रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका किसको कहा गया है, ये आपको ऑप्शन नंबर इसमें से बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ए यानी कि वाल्ट वाइटमैन। तो वाल्ट वाइटमैन को रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका कहा गया है।
और इनको ही वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स। तो अमेरिका के जो जितने भी प्रभावित करने वाले कवि रहे हैं उनमें से इनका नाम लिया जाता है जो बड़े लोगों में। एंड हिज वर्ड्स कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। तो इनके वर्ड्स का एक कलेक्शन रहा है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, और ये एक लैंडमार्क था एक तरह से पूरे इतिहास में अमेरिकन लिटरेचर में। एंड ही वाज आल्सो नोन एज अमेरिकन पोएट ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक तो इनको क्या कहा गया, वाइटमैन को अगर आपके एग्जाम में आएगा कि वाल्ट वाइटमैन को रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका कहा जाता है, और साथ साथ में आपके ही वाज आल्सो नोन एज अमेरिकन पोएट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये दोनों टर्म आप याद रखेंगे वॉल्ट वाइटमैन के बारे में। 77 हमने देख लिया। 78 देखेंगे, वर्ड्सवर्थ मेड नेचर द डैश ऑफ मेन। तो ये इसका आपको आंसर बताना है कि वर्ड्सवर्थ ने नेचर को मेन के बीच में किसका रिलेशन रहा है। तो ये यहाँ पे मदर का रिलेशन रहा है। आप जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो नेचर के कवि कहे जाते हैं, और नेचर से प्रेम, प्रकृति से जो इनका प्रेम रहा है उसको दर्शाया इन्होंने अपने क्रिएशन में, जिसमें आपके पहाड़, नदियाँ, झीलें, सागर, इस तरह की चीज़ों का हमेशा इन्होंने जिक्र किया है। तो द पोएट रिगार्ड्स नेचर एज द बेस्ट मदर। तो एक बेस्ट मदर के तौर पे इन्होंने नेचर को, प्रकृति को रिगार्ड दिया है। बेस्ट नर्स ऑफ अ मैन एंड ग्रेट मोरल टीचर। इन सारे जो अवार्ड्स हैं या इनके जो थॉट्स हैं वो आप समझ सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलीव्स दैट देयर इज अ स्पिरिचुअल रिलेशन बिटवीन मेन एंड नेचर। तो इनका ऐसा मानना था ना कि जो स्पिरिचुअल रिलेशन होता है एक मैन और आपका नेचर के बीच में, तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ उसको बिलीव करते थे। एंड नेचर डीपली इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन कैरेक्टर्स। इनका ऐसा भी मानना था कि जो प्रकृति है वो बहुत ही गहराई से इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है जो ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं उनको। द पोएट टेल्स हिज सिस्टर डॉर्थी, जो इनकी नाम था इनकी बहन का, डॉर्थी, तो उनको ये बताते हैं दैट नेचर इज ऑलवेज सिंसियर एंड फेथफुल टू हर लवर्स। यानी कि जो प्रकृति है अपने चाहने वालों को, अपने जो लोग हैं उनसे के साथ हमेशा क्या रहती है, फेथफुल रहती है, उनके साथ में भरोसेमंद रहती है। तो 78 हम देख चुके हैं। 79 देखेंगे, अ वेरी इंपॉर्टेंट टीवी सीरियल was made on the novels of आर के नारायणा, आइडेंटिफाई द नॉवल। तो एक बहुत ही मशहूर और पॉपुलर आपका टीवी सीरियल रहा है जो आर के नारायणा के नॉवल पे बेस्ड है। तो ये आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 79 का जो डी है ना, सॉरी सी ऑप्शन जो है, मालगुडी डेज, वो आपका करेक्ट इसमें ऑप्शन हो जाएगा। द पॉपुलर टीवी सीरियल इन क्वेश्चन वाज डायरेक्टेड बाय शंकर नाग एंड इज बेस्ड ऑन नारायण's फेमस, वेरी फेमस वर्क स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड मालगुडी डेज। तो ये दो इनके बहुत ही पॉपुलर काम रहे हैं, इनके वर्क रहे हैं फेमस, एक तो स्वामी एंड फ्रेंड्स और दूसरा आपका मालगुडी डेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे निकल करके सामने आया है। मालगुडी डेज इज सीरीज ऑफ chronological which talks about the life of people living in the beautiful town of मालगुडी। तो मालगुडी एक जगह है, वहाँ पे रहने वाले लोगों की बारे में, उनकी खूबसूरत ज़िंदगी के बारे में इस पार्टिकुलर नॉवल में जिक्र किया गया है, जिस पे आपका एक टीवी सीरियल भी बहुत मशहूर फेमस हुआ था, जो इंस्पायर्ड था किससे, आर के नारायण की नॉवल से। 80 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 15-15 करके हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 15-15 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ताकि बहुत कम टाइम में आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और एक बहुत तक ब्रीफ आइडिया हमारा मिलेगा कि हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। और हमारे अपकमिंग स्टेट 2023 में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपके लिटरेचर, लैंग्वेज, वोकैब, ग्रामर, इन सारे जो एस्पेक्ट हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, ये क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर को देखने के बाद ही आपका अंदाजा होगा। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का। कल दोबारा हम लोग करेंगे 81 से लेकर के 95 तक, वैसे वैसे करके हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। देखिए आगे देखिए, फॉर विच नॉवल आर के नारायण रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड। तो किस नॉवल के लिए आर के नारायण को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, ये आपको बताना है। मिस्टर संपत के लिए, द गाइड के लिए, द क्रूम के लिए, या फिर द फाइनेंशियल एक्सपर्ट के लिए। तो हमारा जो द गाइड है ना, नॉवेल जो आर के नारायणा के द्वारा लिखा गया है, ही वॉज एन इंडियन राइटर नोन फॉर हिज वर्क सेट इन फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। तो मालगुडी से ये तो फेमस हुए थे, आप जान ही चुके हैं ऑलरेडी। ही वॉज ए लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश along with मुल्क राज आनंद एंड राजा राव। तो ये अपने टाइम के जो, इनके टाइम के जो
कंटेम्प्ररी वो थे ना, पोएट थे, उनके साथ में इनका ज़िक्र आया है, जिसमें 2 आपके पोएट रहे हैं कंटेम्प्ररी। एक तो आपके मुल्कराज आनंद रहे हैं, दूसरे आपके राजा राव रहे हैं और तीसरे इनके साथ में कौन रहे हैं? आर के नारायण रहे हैं। तो he won numerous awards during the course of his literary career. He won his first major award in 1960, the साहित्य अकादमी फॉर द गाइड। तो द गाइड के लिए 1960 में इनके बहुत सारे हालांकि अवार्ड मिले हैं, पर द गाइड के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है। एंड व्हेन द बुक वाज मेड इनटू अ फिल्म, ही रिसीव्ड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी। और इस पार्टिकुलर आपके नॉवेल की वजह से एक फिल्म बनाई गई थी, और वो फिल्म जो थी वो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट की गई थी, और जिनकी स्टोरी जो थी आर के नारायणा के नॉवल से ही इंस्पायर्ड थी। तो ये हमारे आज के टोटल 15 क्वेश्चन थे, जो हमने स्टेट 2019 के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने के दौरान किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, और धीरे धीरे आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ऑल ऑफ सडन आएगा तो आपके लिए एक बहुत हेक्टिक वो हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा उसको मैनेज करना। तो हमारी स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर हम तैयारी करेंगे तो एक हमारा वो प्रिजर्वेंस के साथ में हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो मिलेंगे दोबारा से हम लोग अगले वीडियो के साथ में, जो 81 से हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी कल 15 क्वेश्चन की। और ऐसे करके हम बहुत सारे जो ऑनलाइन मोड से सीबीटी मोड से एग्जाम लिए गए थे आपके इंग्लिश के लिए खास तौर से, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और हम अब एक बेहतर तैयारी की तरफ बढ़ेंगे। मिलेंगे दोबारा से कल एक नई वीडियो में सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।